हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज का क्लास है हमारा यूपीएससी 2023 का। हम एग्जामिनेशन एनालिसिस कर रहे थे हिस्ट्री का। लास्ट पार्ट है ये। टोटल 9 पार्ट है, छोटे छोटे वीडियोस में बनाया गया। हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअली डिस्कस किया गया है। तो यदि आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज की क्लास में लास्ट का जो हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं, लास्ट का क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, इसका ABC यानी जो तीनों क्वेश्चन है तीनों ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर, साउंड वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर ना। यस, ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मुगल आर्किटेक्चर पर। मुगल आर्किटेक्चर, मुगल रूलर्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में जो फैक्ट्स है वो सारे चाहिए। ठीक है, यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन में आप कहानियां वगैरह नहीं डाल सकते हैं। आपको फैक्चुअल सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी जहां पर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मतलब आपके पास बुक्स वो बहुत सारी हैं, तो ऑटोमेटिकली एक जो यूपीएससी है वो वाकई ये चाहता है कि आप आंसर उसी हिसाब से सटीक लैंग्वेज में दें। ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर की बात हो रही है, सिंक्रेटिक करेक्टर में बताना है। इसके बारे में हमें ये भी डिस्कस करना है कि आर्किटेक्चर की खासियत क्या है, और इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग ब्लैंड का ये मिक्सचर मिलता है मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडिया में जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं मुगलों के द्वारा बनाई गई हैं, उसमें आपको इस्लामिक, पर्शियन, इंडियन सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। वही आपको यहाँ पर मेंशन करना था। ठीक है, आई होप ये आसान रहा होगा। अगर आप लोगों ने वो सारा डिटेल पढ़ा है तो आप आसानी से इस तरह से पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि हाँ, ब्लैंड का अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं ब्लैंड का, तो उसमें हम लोग ले सकते हैं कि भाई, एक सेकेंड रुकिएगा। बिना कलम के तो चलेगा नहीं ना मामला। ओके, यस, 1 सेकेंड। ओके, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो यही करेंगे कि हाँ, ब्लैंड वाला टॉपिक सबसे पहले लिया जाएगा कि आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है। ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है, जो क्योंकि ये लोग पर्शिया से भी आए हैं। इससे पहले के जो रूलर है दिल्ली सल्तनत, वो पर्शिया से आई हुई है और उसने अपने आर्किटेक्चर्स बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, तो कुछ वहां से भी देखा गया है। फिर इंडियन इनोवेशंस में क्या क्या है, जैसे छतरी जो है, जो डोम्ड आपको इनके बिल्डिंग्स में ज्यादातर मिलते हैं। रेड सैंडस्टोन का यूज होता है। रेड सैंडस्टोन आपका मथुरा आर्ट के शायद टाइम का है जब यूज होना शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो उसका ब्लैंड आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको जब ये दोनों का ब्लैंड होता है तो इन्फ्लुएंस क्या है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, किस किस चीज का और प्रभाव पड़ा है। एक तो सेंट्रलाइज सिमिट्री है इसकी। जब आप इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी गूगल पर, तो मैंने ये अपलोड किया कि इस तरह से कितने सारे देखिए इसके सिग्निफिकेंस है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं। ये पिलर्स का भी मतलब दिया गया है कि क्यों ये इस किनारे पर अलग से क्यों कंस्ट्रक्शन है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता भी है, कोई अर्थक्वेक आता है या कुछ होता है, तो ये पिलर इस तरह से अलग होंगे। मतलब ये इसके ऊपर नहीं गिरेंगे। इतनी बारीकी का ध्यान रखा गया है इसको कंस्ट्रक्शन करवाते समय। कोर्टयार्ड का डिजाइन जो है उसको इस्लामिक आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के हिसाब से लिया गया है। यहाँ पे पूरा आपको कालीग्राफी मिलती है, यहाँ ऊपर लिखा होता है। ठीक है, उर्दू में वो सब वो मिलता है। फिर जो फाउंडेशन है उसको भी बहुत बारीकी से इस पे काम किया गया है। इसीलिए जो मुगल आर्किटेक्चर का पीरियड, टाइम पीरियड है 16, 17 और 18 सेंचुरी का, ये गोल्डन पीरियड ही कहा गया है, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आपको मुगलों के द्वारा बनाया हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 300 अबव ईयर्स तक इन लोगों ने रूल किया है, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ लोकल मटेरियल। तो यहाँ पर हमें रेड सैंडस्टोन मिलता है जो लोकली अवेलेबल था। मार्बल भी मिलता है। हम रेड फोर्ट अगर दिल्ली का देखें या ताजमहल देखें तो इन दोनों का ही हमें एकदम लिविंग एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन सब का यूज किया था। इंटीग्रेशन ऑफ डेकोरेटिव आर्ट, आप अगर गौर से आपने देखा होगा बिल्डिंग्स को, तो वहां पर आपको कार्व मिलती हैं चीजें। ठीक है, फ्लोरल मोटिफ मिलेंगे, फूल पत्तियां सब बनी हुई है, फ्लोरल मोटिफ मिल रहे हैं, नकाशी की गई है, लीफ वगैरह छोटी छोटी इस तरह से
ठीक है, मतलब बारीक बारीक काम के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, डेकोरेट करने के ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया है, जिसका प्राइम एग्जाम्पल आपको ताजमहल में मिलता है। ताजमहल में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा आपको इमेंसली यूज दिखाई देता है। अब जो है हिंदू एलिमेंट्स क्या मिलते हैं, जैसे कुछ कुछ जो बिल्डिंग्स हैं, कुछ कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर है कि ये पूरा ऐसे बिल्डिंग बना हुआ है, बीच में झरोखा वाला जो सिस्टम किया गया है, ठीक है। और झरोका के साथ में छतरी जो है, छतरी वाला जो सिस्टम है, ये हिंदुओं का प्रभाव इसमें नजर आता है कि हाँ, इन्फ्लुएंस हिंदू एलिमेंट्स भी लिए गए हैं। बस आपको ये सारे पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में कोई कोई बिल्डिंग का एग्जाम्पल लेते हुए इन सबको यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, स्कोरिंग है 20 मार्क्स का है, तो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आपके जहन में है, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप फतेहपुर सीकरी का देख सकते हैं, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहां पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है जो मेन एक गेट है, गुजरात के जीत के बाद अकबर ने बनवाया था, बुलंद दरवाजा नाम दिया था। और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल वगैरह बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको आर्किटेक्चर के मिल जाएंगे, जिनका आप नाम मेंशन करके भी एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिगेसी ऑफ अकबर्स आर्किटेक्चर, अकबर के टाइम पीरियड में भी अकबर ने बहुत सारे धर्मों को मतलब ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट देते हुए सबकी ब्लेंड को जो है एक्सेप्ट किया है पूरे मन से। तो दिखता है कि पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन का इन्फ्लुएंस उसके स्ट्रक्चर्स में मिलता है। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे आपको ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स भी मिल जाती हैं। कंक्लूड करना है आपको, कंक्लूड में आप पूरा मुगल आर्किटेक्चर का कैरेक्टर के बारे में बताएंगे कि डाइवर्स कल्चर है, इसके जो बिल्डिंग्स हैं उनको देख के पता चलता है। और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो पूरा मुगल एम्पायर में कवर कर रहा है, ठीक है। फ्यूजन स्टाइल यूज है मोस्टली, फ्यूजन तो है ही आपका, पर्शिया है, इस्लामिक है, हिंदू है, सारे जितने भी रिलीजन है उन सबका फ्यूजन भी आपको इन सब में मिलेगा। टेक्निक बहुत अच्छे से यूज किया गया है और आइकॉनिक आर्किटेक्चर्स है, जिसे भी वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सम्मान भी दिया गया है, ठीक है। बस ये सारा आप करके इस आंसर को अच्छे से पूरा सम अप कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बी है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज नॉट स्टैग्नेट इन द 18th सेंचुरी, डिस्कस। देखिए, मतलब ये इस तरह से पूरा ये दिखाया गया है कि जो इंडिया की उस समय की इकोनॉमी है, 18th सेंचुरी की इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। 18th सेंचुरी की इकोनॉमी की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे राइटर ब्रिटिश के टाइम पर इस तरह की राइटिंग लिखी गई है जो वो ये प्रूफ कर सके कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो आपका उद्धार करने आए थे, क्योंकि आपको तो ट्रेड नहीं आता था, आपको एग्रीकल्चर नहीं आ रहा था, आप एकदम वीक सेक्शन थे। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को किस तरह से हम लोग डिनाई कर सकते हैं, इफ वी हैव प्रूफ टू डिनाई ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो उसमें से एक ये भी है कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट नहीं थी। डिस्कस कीजिए कैसे। तो हम कंट्ररी में क्या बोलते हैं, की पॉइंट्स में सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है उस टाइम पर क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन आपको नजर आता है। हम लोग कैश क्रॉप उगा रहे हैं, बहुत तरह का क्रॉप्स उगाया जा रहा है, जिसमें इंडिगो है, ठीक है, इंडिगो है, ओपियम है, सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और कॉटन का तो मार्केट इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट में से एक था, ठीक है, कॉटन है, जूट है। तो इस तरह से हम कहें कि हाँ, हम क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन इंडिया से कर रहे हैं। इरिगेशन टेक्निक की जहां तक हम बात करते हैं, तो इरिगेशन में भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए, जैसे कैनल्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन करवाया गया, जिससे कि एग्रीकल्चरल बूस्ट हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स बहुत टाइम से जो राजा है, जो किंग्स हैं, वो भी करवा रहे हैं, ठीक है। और आने वाले टाइम पे जो गवर्नर है पर्टिकुलर किसी एरिया के, वो भी देखते हैं। सुदर्शन झील इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है, अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो, कि इरिगेशन टेक्निक के तरफ ध्यान दिया जा रहा था कि नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ही दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट लेकर हम इसको ये की पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट है ये वाला। उसके बाद हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं कि हमारा उस समय का टाइम पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स कैसा था। तो हम तो ये देख ही रहे हैं कि भाई 1600 सेंचुरी में ही कितनी सारी यूरोपियन कंपनीज जो हैं ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुकी हैं। जैसे ब्रिटिश की बात करें, डच की बात करें, तो इन लोगों ने बड़े बड़े ट्रेडिंग पोस्ट बना दिए हैं, की पोर्ट्स को इन लोगों ने कंट्रोल कर दिया है। और ट्रेड भी हम ये कहें, अगर कोई कंपनी आई है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी तो बढ़ता ही है ना।
फिर इंट्रा एशियन ट्रेड की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको दिखाई देता है कि हम साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी से ही ऐसे कई एविडेंसेस मिलते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि मिडिल ईस्ट से हमारा व्यापार हो रहा था। यहाँ हम इंडस वाला एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, वैसे तो देखिए मेसोपोटामिया से इंडिया का ट्रेड बहुत टाइम पुराना है, ये सील्स हमें बताती है। बट यहाँ मैं उतनी दूर की बात कर ही नहीं रही, यहाँ तो मैं 7th सेंचुरी की बात कर रही हूँ कि 7th सेंचुरी से ही जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है, नीचे का जो भाग है, यहाँ से ट्रेड होता है और पूरे वर्ल्ड में, है ना, यहाँ से सामान मसाले स्पाइसेस वगैरह सब जाते ही हैं। तो मिडल ईस्ट वगैरह सारा ट्रेड हमारा उस समय चल ही रहा था। अगला आता है मीनिंग टॉपिक जो है, हम क्राफ्ट्समैनशिप और इंडस्ट्री का पढ़ते हैं। तो आर्टिसनल जो प्रोडक्शन है उसके लिए तो इंडिया बहुत बहुत रिनाउंड था, उसके हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस रहा है। हैंडीक्राफ्ट में टेक्सटाइल है, पॉटरी है, ज्वेलरी है, मेटलर्जी है, ये तो हम लोग बहुत टाइम से इसमें हम लोगों का हाथ बहुत अच्छा रहा। हैंडीक्राफ्ट को ही दबाने का काम अंग्रेजों ने किया था, ताकि इंडिया का अगर आर्टिशन कमजोर पड़ जाएगा तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो जो इंडियंस जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे, तो दे कैन रूल इजिली। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर अच्छे से रूल कर पाएंगे अगर हर चीज इकोनॉमी उनके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री अगर हम देखते हैं तो वो बहुत स्किल्ड थी, बहुत आर्टिशन उसमें काम कर रहे थे और बहुत हाई क्वालिटी का हर एक प्रोडक्ट यहाँ बन रहा था। कंजम्पशन भी, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा था और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, देन हम देखते हैं अर्बन सेंटर एंड मार्केट्स। तो 18th सेंचुरी में ये बोल रहे हैं कि स्टैग्नेंट नहीं था। हाँ, ये बात सही है। क्यों नहीं था? क्योंकि हम बहुत सारे सिटीज का ग्रोथ भी देखते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, सूरत। उस समय ये सारे सिटीज जो हैं, अर्बन सेंटर जो है, ये बहुत डेवलप हो रहे हैं। इनकी मार्केट जो है काफी ज्यादा डाइवर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे देखी जा रही थी उस पीरियड में। ठीक है, बाजार और कमर्शियल हब्स का भी हम यहाँ पर एक पॉइंट दे सकते हैं कि बाजार और मार्केट जो है वो इंटीग्रल हो गए ना। इकोनॉमी जो लैंडस्केप है वो फैसिलिटेट कर रहा है ट्रेड को। मार्केट होगी तो आपके पास सामान खरीदने के लिए वहां पर कस्टमर आएंगे, तो जितनी बड़ी मार्केट उतना ही फेमस वो एरिया हो जाएगा, और जितना फेमस एरिया तो वो सिटी में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे अर्बन सेंटर जो है हमारे इंडिया में उस समय डेवलप कर रहे थे। ठीक है, 18th सेंचुरी के बाद की बात, मतलब उसी में बात हो रही है ये बातें। अब बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम देखें तो हमें इसके भी एविडेंसेस मिल रहे हैं जब हम हुंडी सिस्टम देखते हैं उस टाइम पीरियड का। आपने ये सुना ही होगा, हुंडी सिस्टम के बारे में सुना होगा, बैंकिंग हाउस के बारे में सुना होगा। क्योंकि बैंकिंग हाउस तो लगभग बहुत पुराना है इंडिया में, काफी टाइम पुराना है। जमींदार पैसा देते हैं, किसान उसको लोन लेता है, ये सब चीजें हिंदी मूवीज में भी आप लोगों ने देखी होगी। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं, कुछ हुंडीज मिली है। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के बहुत बड़े, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करवाते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें देखते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि हाँ, इंडियंस जो हैं बहुत बड़े बड़े ट्रेड किया करते आए हैं शुरू से। बैंकिंग हाउस आप देखें तो वेल्दी मर्चेंट्स हैं, बैंकिंग हाउस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंसिंग ट्रेड। बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा उसे एक फाइनेंसर चाहिए होता है। और बहुत सारे रिटर्न हमारे पास एविडेंसेस ये बात को प्रूफ कर रहे हैं कि बैंकिंग हाउसेस बहुत सारे इंडिया के 18th सेंचुरी में थे। अगर इतनी फैसिलिटीज है, मार्केट अच्छा है, बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, ट्रेड है, ट्रेड सेंटर है, तो फिर कैसे स्टेगनेंट हो सकता है भाई? ठीक है ना, तो पॉइंट क्लियर हो जाता है। द 18th सेंचुरी इन इंडिया वॉज करेक्टराइज्ड बाय अ डायनेमिक एंड मल्टीफेसिटेड इकोनॉमी है ये, तो हम इसको स्टैग्नेंट तो कह ही नहीं सकते। यहाँ पर एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्समैनशिप, अर्बन सेंटर, हर चीज डेवलप कर रही है। दिस पीरियड इज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट वुड कंटिन्यू इनटू द कॉलोनियल एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आसान है, लिख लेंगे। चलिए, लिखने का ही तो पैटर्न सीखना है ना। तो क्लासेस आपको बहुत सारी मिलेंगी, क्लासेस में इंडिविजुअल टॉपिक्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी डे बाय डे आप देखते रहिए। सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। यस, क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। यस,
ऑप्शन सी है डिस्कस द नेचर ऑफ द मुगल स्टेट अंडर अकबर। भाई ये क्वेश्चन को तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये किसी भी तरह से घुमा फिरा के रिपीट आ जाता है, कभी ये नेट के एग्जाम में रिपीट आ जाता है, कभी पीएचडी के एंट्रेंस में आ जाता है। तो अकबर की पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज पढ़ लेना आप लोग, और इसका जो कॉन्क्वेस्ट है इसके, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, डेट वाइज एकदम पढ़ना है इसका, ठीक है। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के टाइम पीरियड की क्रोनोलॉजी, रिपीटिंग क्वेश्चन इसके हैं इसमें। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस करना है कि उसके टाइम का स्टेट कैसा है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट अकबर के अंडर में है, लेकिन हमें यहाँ डिस्कस सिर्फ स्टेट के बारे में करना है कि उसके अंडर में स्टेट का क्या किस तरह से फला फूला, क्या क्या उसने मतलब चेंजेस किए, वो सब पढ़ना है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो उसने जो सेंट्रलाइज्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए वो हम समझेंगे। थर्ड मुगल रूलर है, पता चल गया है, ठीक है, थर्ड मुगल रूलर है। ओके, हुमायूं का बेटा है, ये सब हमें पता है। और फिर इसका थोड़ा इनिशियल वाला भी आपको पता है, 15 मार्क्स का है, अगर ये 20 मार्क्स का होता तो थोड़ा सा मैं इसका इनिशियल जो स्टार्टिंग था कि बैरम खान के अंडर था, ये सारी चीजें मैं जरूर देती। बट यहाँ पर 15 मार्क्स का है, तो मैं इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। इसका रेन पीरियड जो है 1556 1605, आप लोगों को ऐसे ही लेकर एक पूरा जो टाइम चेन होता है ना आपका, वो टाइम पीरियड वाला, वो पूरा एक अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। कौन सी डेट को क्या किया है, एक्चुअली पूरा ऐसे करके आप एक पिक्चर ही बनाकर अपने पास रूम में रखिए, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो पहले पढ़ेंगे डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। अकबर ने कई पॉलिसीज बलबन की फॉलो की है, ठीक है। बलबन ने डिवाइन ऑफ किंगशिप को सबसे ज्यादा महत्व पहले दिया, उसको लगा कि अगर रूलर को आप रिस्पेक्ट मतलब जो है सबसे ऊपर रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें उसके अंडर कंट्रोल में आ जाएंगी। तो अकबर ने भी यही किया है, डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप की, राजा जो है वो उसको भगवान ने खुदा ने भेजा है राज करने के लिए, तो आप सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम, जो कि अकबर के टाइम पीरियड की एक बहुत बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी थी, उस टाइम के लिए बहुत अच्छी भी थी। लेकिन इसने जो फ्यूचर का इंडिया था उसके लिए बहुत सारे हडल्स क्रिएट कर दिए थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो मनसबदारी जहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते थे उनको रैंक दिए जाते थे, मिलिट्री रैंक, कि कौन सा एरिया आपने कितना एरिया आपके अंडर में आ रहा है, आपको बदले में कितने जो है जात और सवार कितने रखने हैं, तो ये सारी चीजें आपके मनसबदारी सिस्टम में आती है। अच्छा, मनसबदारी सिस्टम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, इसमें जात सवार ये चीजें भी बहुत समझनी जरूरी है, ठीक है। और ये मतलब आपको हेरिडिटरी था कि नहीं था, ये सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि किसके पीरियड में हेरिडिटरी था, किसके पीरियड में हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है जो रिलीजियस पॉलिसी, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। तो रिलीजियस टॉलरेंस देखी गई है अकबर के टाइम पीरियड में। इसने एक खुद ही इनिशिएट करके एक धर्म बना दिया था, दीन इलाही, क्योंकि इसने क्या किया ना, पहले एक ना जमात खाना खोला, मतलब एक ऐसा प्रेयर हॉल जो है इसने खोला, जहां पर ये सबको इनवाइट किया करता था, ठीक है, प्रेयर हॉल। अकबर खुद पढ़ना लिखना मतलब चाहते थे, बहुत एजुकेशन के प्रति इसका बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन इनको पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हो सकता है कई जो बुक्स में रेफरेंस हुई है कि ये शायद डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी इनको, इस वजह से इनको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टेड रहते थे अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ने में, समझने में, कोई आके उतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है तो सुनने में। तो इसलिए एक प्रेयर हॉल इन्होंने खोल दिया, तो बहुत सारे धर्म के लोगों को इनवाइट किया जाता था वहां पर, डिस्कशन होता था रिलीजन के लिए। तो जब इन्होंने सबसे सुना तो लास्ट में इनको लगता है कि सब तो मतलब सबकी बातें तो मैच होती हैं, हर एक रिलीजन में कुछ कॉमन बातें हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो किसी ऐसे धर्म का स्टार्ट हो जाना चाहिए जिसे सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, तो वो था दीन ए इलाही। लेकिन सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बीरबल और जो टोडरमल है, बीरबल स्पेशली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बाकी तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये तो समझ में आता है कि ये रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने यूज किया हुआ है। अबोलिशन ऑफ जिजिया, जिजिया क्या है यू बेटर नो, ठीक है। अच्छा, जिजिया औरंगजेब के अंडर में और जिजिया अकबर के अंडर में, ये पॉइंट भी हमें डिस्कशन अलग से करना होगा। जिजिया अंडर औरंगजेब, जिजिया अंडर अकबर, ठीक है। अबॉलिश कर दिया गया था,
जो नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, पिलग्रिम टैक्स था ये, इसे हटा दिया गया था। और इसके बाद जो है मतलब जो रिलीजन का था, जो स्तर था, रिलीजन की रिस्पेक्ट थी, वो काफी हद तक जो नॉन इस्लामिक लोग थे उन्होंने भी अकबर को काफी ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई इन्होंने जजिया वगैरह हटा दिया है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो अकबर के टाइम पीरियड में बहुत सारे लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए हैं, इस सबको हमें डिटेल में समझना होगा। ठीक है। टोडरमल ने ये पूरा किया था सेटअप। टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर है अकबर के, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया एक तरह से। परमानेंट सेटलमेंट जो अंग्रेजों ने जिस नाम को शुरू किया है, ठीक है, दहसाला। 10 साल के लिए किसी भी लैंड को ये पहले चेक करके कि हाँ इस लैंड से पिछले 3-4 सालों से इतना मतलब क्रॉप प्रोडक्शन होता रहा है, इतना टैक्स ये बेरेबल है, दे कैन पे दैट काइंड ऑफ दैट अमाउंट ऑफ टैक्स। तो फिर उसी चीज को फिक्स कर दिया गया कि हाँ अगले 10 साल के लिए इस लैंड से इतना टैक्स आता है और इतना टैक्स देने पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस किसान को। तो ये सिस्टम किया था तोदरमल ने। इसे तोदरमल का बंदोबस्त कहा जाता है, दहसाला के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे नाम है इसके, जब्त सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जब्ती जिसे कहते हैं, जब्ती व्यवस्था उस नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मूल मकसद है, जो इम्पोर्टेंट इसका एम है, वो यही है कि हमें क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करना है ना। रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे, अगर हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। मिलिट्री रिफॉर्म्स में आप देखेंगे कि अकबर से पहले जो मुस्लिम रूलर हुए हैं, जो भी, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं, चाहे वो कोई भी मतलब रूल कर रहा हो, उसने इस बात को नोटिस नहीं किया कि राजपूतों को डोमिनेट करने से अच्छा है कि उनको कोऑपरेशन उनका मांगा जाए। क्योंकि अकबर ने इस बात को ध्यान दे दिया था, इस बात को बिल्कुल नोटिस कर लिया था कि अगर मैं राजपूतों को डोमिनेट करूंगा तो काफी लंबे टाइम तक राज नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक टाइम पीरियड तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर कहीं ना कहीं जाकर वो कंट्रोल जो है हट जाता है, वो विद्रोह में बदल जाता है, रिबेल हो जाता है। तो उसने क्या किया, उसने कोऑपरेशन स्टार्ट किया। और वो कैसे किया, हेल्दी रिलेशंस बनाए उसने, हेल्दी रिलेशंस बनाए कई राजपूतों के साथ। ठीक है। मैरिटेरियल उसने संबंध बनाए, और भी रिलेशंस उसने, अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी, कईयों को बहुत सारे मनसब प्रदान कर दिए। यहाँ की राजा मान सिंह उनके सबसे खास मनसबदारों में से एक थे। तो ये सारे जो है उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स को करने के लिए किए। जब राजपूत उनके साथ होंगे तो उनके सैनिक उनके साथ होंगे, तो ये मतलब इजी रहेगा, ही कुड इजीली मेक अ सेंट्रल आर्मी, अ बिग सेंट्रल आर्मी वो बना सकता था। किसकी हेल्प से, राजपूतों की हेल्प से, जैसा उसने किया। ठीक है। और फिर राजपूत खुद अपने आप में बहुत बड़े बड़े योद्धा होते थे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फायर आर्म्स। फायर आर्म्स तो वैसे जब हम बाबर को देखते हैं कि बाबर इंडिया में आता है तो अपने साथ वो लेकर आता है बारूद, और जो तोप का सिस्टम था वो लॉन्च कर लेता है। ठीक है। ये हमें अलाउद्दीन खिलजी में भी एक दो लाइनें मिलती हैं कि हाँ उसने भी यूज किया है, लेकिन बाबर ने इसको ब्रॉड तरीके से यूज किया है बारूद को। ठीक है। आगे जो अकबर है वो भी फायर आर्म्स को और डेवलप करता है, और आर्टिलरी का मतलब जो है यूज बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण भी था, ये जो आर्टिलरी था, फायर आर्म्स था, ये राजपूत और मुगलों में जो वॉर डिफरेंस था, सिर्फ इस एक कारण की वजह से था, जिसकी वजह से राजपूत हार जाते थे। ठीक है। अदरवाइज वो भी बहुत स्ट्रांग होते थे। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट हम कहेंगे। फिर कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल जो उसकी फ्लरिशिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की बात करेंगे। देखो जब कोई टीचर बहुत बोल रहा होता है ना, तो ये जो ब्लैबरिंग है ये बीच में बिल्कुल ये एकदम लाजमी बात है, हो ही जाती है। ठीक है। ऑटोमेटिक हो जाती है। इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है। बट स्टिल अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है माइंड में तो वो वर्ड वहीं पे अटक जाता है। ठीक है। चलो, कैसा इंटेलेक्चुअल था उसका, जो माइंड था वो अकबर का, वो पैटर्न ऑफ आर्ट्स था, क्योंकि यद्यपि उसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है लेकिन उसको पसंद बहुत है। ठीक है। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, बहुत सारे उसने जो हिंदू बुक्स है, हिंदी बुक्स है, संस्कृत की बुक्स है, उसको उसने कन्वर्ट करवाया हुआ है पर्शियन में। बाबर की जो
बायोग्राफी है वो उसने ट्रांसलेट करवाई हुई है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे वो आपको अकबर के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, महाभारत इसने जो है उसको ट्रांसलेट करवाया। मैं इन सब का आपको बता रही हूँ, ये सारे आपको किसने ट्रांसलेशन करवाया और किस चीज का ट्रांसलेट करवाया ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर, क्योंकि अकबर को पढ़ने का प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा बात था, तो उसने मिनिएचर का स्टार्ट करवा दिया था। मिनिएचर बहुत पॉपुलर उसके टाइम पीरियड में हो गया था, जहाँ एक साइड में कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, एक साइड में मैं देखो कुछ लिख रही हूँ, इसको गलत ना समझना यार, मैं उर्दू लिखने की कोशिश कर रही हूँ। चलो ठीक है, सीखना, हर चीज सीखनी चाहिए। ठीक है, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, लेकिन गलत लिखा है मैंने, चलो जो भी है। तो और एक तरफ बने होती थी पिक्चर और एक तरफ उसका कैलीग्राफी होता था कुछ उसमें जो लिखा होता था। तो अकबर पिक्चर देख के समझ में आ जाता था उसको कि ये क्या लिखा हो। तो इसे कहते हैं मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर इसी को कहा जाता है। तो मुगल टाइम पीरियड में पोर्ट्रे और मिनिएचर काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो अब कंक्लूजन में आप ये सारे आपके पास पॉइंट हो ही गए हैं, और ये काफी सारे पॉइंट हैं, आप इसको आराम से इजीली मतलब कंक्लूड कर देंगे कि जो अकबर का रूल है वो रिमार्केबल इनोवेशन का रूल है। मुगल गवर्नेंस का अगर आप कहें कि गोल्डन टाइम पीरियड, तो वो अकबर का टाइम पीरियड है, अगर हम मुगल रूलर्स में से पूरा मतलब सम अप करना चाहें तो। उसकी पॉलिसीज, सेंट्रलाइजेशन, रिलीजियस टॉलरेंस, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, ये सारों की वजह से, ये सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स उसने उठाए उसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को बिल्ड कर पाता है, प्रॉस्पेरस मुगल स्टेट बना पाता है। एंड हिज लेगेसी वाज अ विजनरी रूलर कंटिन्यू टू बी सेलिब्रेटेड इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में वाकई उसने अपना एक मुकाम छोड़ा है जब हम ये सारी चीजें डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उसके कंपैरिजन में बाकी रूलर्स आ रहे हैं ना, मतलब औरंगजेब आ रहा है, बहादुर शाह जफर आ रहे हैं, जो कहीं दूर दूर तक स्टैंड नहीं हो रहे हैं अकबर के सामने। तो इस वजह से अकबर को अगर हम कहें कि हाँ मुगल रूलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो अकबर रहा है। तो इस तरह से एट्थ क्वेश्चन का ए बी सी तीनों खत्म हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन थे। आपको सिर्फ लिखने के पैटर्न को ध्यान में रखना है, आपके पास बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज होने चाहिए, डाटा होना चाहिए बहुत सारा। तो डाटा के लिए आपको क्लासेस फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि डाटा तो मैं आप लोगों को इतना दे दूंगी कि आप लोग के पास एक्स्ट्रा नॉलेज इतनी वाइड अप हो जाएगी कि आप इजीली मतलब अपने आंसर्स को कोट कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट सून विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे जल्दी ही आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।